गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पुस्तक कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। देखिए, जो पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें, संग मतलब साथ। तो इसमें जो लेखिका है उसने अपने परिवार की जो औरतें थीं, जैसे कि उनकी जो दादी जी थी, परदादी जी थी, या उनकी माँ या उनकी बहनें, मतलब इन सब का वर्णन इसमें किया है। तो मृदुला गर्ग जी जो इसमें एक संस्मरण लिख रही हैं। संस्मरण क्या होता है? स्मरण मतलब याद करना, संस्मरण यादों के साथ लिखना। तो इसमें लेखिका ने अपनी दादी को, परदादी को, माँ जी को, अपनी बहनों को याद करते हुए ये पाठ लिखा है, मेरे संग की औरतें। इसमें लेखिका अपनी नानी के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपनी दादी के बारे में, परदादी के बारे में और बहन भाइयों के बारे में जो बता रही हैं। इसलिए लेखिका ने इस पाठ का नाम क्या रखा है? मेरे संग की औरतें। तो लेखिका इसमें कहती हैं, मेरी एक नानी थी। मतलब कि सबसे पहले लेखिका इस पाठ में किसके बारे में बता रही हैं? अपनी नानी जी के बारे में। जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अब लेखिका इसमें बता रही हैं कि उसने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, क्योंकि उनकी मतलब मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी। जब उनकी माँ की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि नानी जो है वो कहानी सुनाती है, लेकिन लेखिका इसमें कह रही हैं कि हमने नानी से कहानियाँ तो नहीं सुनी, लेकिन हम 3 बहनें जो थी हमें खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। खुद कहानियाँ का कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 बहनें थी ये लेखिका हैं और इसलिए इन्होंने कहानियाँ लिखी। तो नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। कि नानी से उन्होंने कहानियाँ नहीं सुनी क्योंकि नानी की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी, लेकिन नानी की कहानी सुनी। मतलब अपनी माँ से अपनी नानी के बारे में जाना कि उनका स्वभाव कैसा होता था, वे कैसी थी। तो नानी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जाना और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म क्या होता है? रहस्य। कि अब वही है ना, जब वे छोटी थी तो अपनी माँ से अपनी नानी के बारे में मतलब सुना करती थी बातें कि वो कैसे स्वभाव की थी। तो लेकिन जैसे जैसे लेखिका कहते कि हम बड़ी हुई तब हमने जो वो उन बातों के रहस्य को जाना। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। अब इसमें लेखिका ने सबसे पहले अपनी नानी जी के स्वभाव के बारे में बताया है। तो अपनी नानी के बारे में बताते हुए वे कहती हैं कि मेरी नानी पारंपरिक, पारंपरिक मतलब पुराने विचारों वाली, पुराने विचारों की, कि उनकी नानी जो थी वो पुराने ख्यालात की थी, पुराने विचारों की थी, अनपढ़ थी और पर्दानशी। पर्दानशी क्या होता है? पर्दा करने वाली स्त्री। देखिए, पहले के समय में, पहले के ज़माने में जो स्त्रियां थी वो सिर पर मतलब पूरी तरह से मुंह पर घूंघट रखा करती थी, पर्दा रखा करती थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चल गए थे। जिनके पति मतलब नानी जी के पति, यानी कि लेखिका के नाना जी, कि वो शादी के कुछ समय बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री, बैरिस्ट्री क्या होता है? वकालत, कि वकालत की शिक्षा लेने के लिए वो विलायत चले गए, मतलब विलायत विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, लेखिका बता रही हैं कि उनकी नानी जी जो थी वो तो पुराने विचारों वाली, अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी, जबकि जो नाना जी थे वो विदेश से पढ़कर आए। तो इस वजह से जब वो वहाँ से डिग्री वगैरह लेकर लौटे तो उनका जो रहन सहन था वो विलायती हो गया था। विलायती मतलब विदेशी, कि विदेशी रीति रिवाजों के साथ वो रहने लगे। लेकिन देखिए, जो इसमें मेन पॉइंट है कि नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा।
अब जो नाना जी थे वो तो विदेशी रहन सहन था उनका अब, लेकिन नानी जो थी वो पहले की तरह ही थी, कि पहले की तरह वो पुराने विचारों वाली, पर्दे में रहने वाली थी। मतलब उनके ऊपर नाना जी कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ा था। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, और न ही कभी उन्होंने मतलब अपने पति को टोका कि वो कैसे रहते हैं या विदेशी जो रहन सहन है वो क्यों अपनाया है। वो अपने तरीके से ज़िंदगी बिताते थे और नानी अपने तरीके से। नानी ने कभी कोई अपनी इच्छा या पसंद नापसंद मतलब किसी तरह का कोई भी इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। मतलब जैसे वो रहती थी उनके रहन सहन पर उनके पति के रहन सहन का कोई भी असर नहीं पड़ा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। देखिए इसमें जो नानी जी थी अभी उनकी लड़की यानी कि मेरी माँ अभी 15 वर्ष की थी, 15 ईयर्स की थी कि जब नानी की मृत्यु हो गई। तो जब नानी बीमार थी और नानी को लगने लगा कि वह मौत के करीब हैं, तो अब उसे अपनी जो 15 वर्ष की इकलौती बेटी थी यानी कि लेखिका की माँ, उनकी शादी की फिक्र सताने लगी। तो वो एकदम मुंह जोर क्या होता है, ज़्यादा बोलने वाली। पहले लेखिका ने बताया कि जो नानी थी वो पर्दे में रहने वाली स्त्री थी, लेकिन अब इसमें बताया कि जब उन्होंने देखा ना कि वो उनकी मृत्यु नज़दीक है तो वो ज़्यादा बोलने वाली का कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता पूर्वक उसने अपनी बात को कहा। तो नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। अब देखिए जब नानी बीमार थी तो उन्होंने नाना जी से स्वतंत्रता पूर्वक क्या कहा कि वो अब पर्दे का लिहाज छोड़कर, मतलब पर्दा, पहले वो पर्दा करती थी लेकिन अब वो कहते हैं कि वो उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी जो थे प्यारेलाल शर्मा उनसे मिलना चाहती है। तो सारे हैरान हो गए कि कहाँ तो ये नानी पर्दा रखती है हर किसी से, कहाँ तो ये बिल्कुल मतलब कम बोलती हैं, और अब ये उनके मित्र से मिलना चाहती हैं। जिस पर्दा नशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। अब सारे इस बात के लिए हैरान थे ना कि जो औरत हमेशा ही पर्दा रखती थी, जिसने कभी अपने मर्द से भी खुलकर बात नहीं की, मतलब अपने पति से यानी कि नाना जी से भी खुलकर बात नहीं की, वो भला अब उनके मित्र जो एक अजनबी हैं उनके लिए उनसे क्या कहना चाहती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी, क्योंकि जो नानी थी वो बीमार थी। तो अब नाना जी मना ना कर पाए, मौके के हालात को देखते हुए मतलब नाना जी मान गए इस बात के लिए। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए मतलब ले आए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नाना जी थे उन्होंने नानी की बात को मान लिया और वो अपने मित्र जो एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसका नाम था प्यारेलाल शर्मा, तो वो उसको ले आए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, हैरानी भरा था। अब जो नानी ने उनके मित्र से जो बातचीत की वो और भी हैरानी भरी थी। तो उन्होंने क्या कहा ऐसा, उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए, यहाँ मेरी लड़की मतलब नानी ने कहा है यानी लेखिका की माँ की बात हो रही है, क्योंकि अब उसकी उम्र जो थी वो विवाह लायक थी और नानी को लग रहा था कि वह बीमार है, वह कभी भी मर सकती है, उसे अपनी लड़की की चिंता थी। तो उसने कहा कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। तो उसने अपनी लड़की के लिए जो लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी थी वो किसको दी, अपने पति के मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी थे प्यारेलाल शर्मा, उसको दी। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया कि ये कार्य तो अब नाना जी को करना था, लेकिन उन्होंने नाना जी को कहने की बजाय उनके मित्र से क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पति तो साहब हैं। साहब का मतलब होता है एक तरह से अंग्रेज। अब चाहे उनके पति जो नाना जी थे वो अंग्रेज थे तो नहीं, लेकिन उनका रहन सहन पहरावा सब कुछ अंग्रेजों की तरह था। इसलिए उनकी नानी ने कहा कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो।
मतलब फर्मा बरदार का क्या मतलब है, आज्ञाकारी, कि जो साहबों का पूरा कहा मानते हों। तो अब इसलिए लेखिका की नानी ने ये कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की की शादी जो है वो भी किसी साहब से हो जाए। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। देखिए, चाहे नानी जी ने आज़ादी के किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो चाहे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ज़िंदगी को चाहे जिया या नहीं जिया, लेकिन उसके मन में फिर भी एक जुनून था। वो अपनी लड़की की शादी किसी साहब से नहीं करवाना चाहती थी, एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इसलिए उसने ये जिम्मेदारी किसको दे दी, अपने पति के मित्र को। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। मतलब जो अब लेखिका की नानी थी, चाहे उन्होंने अपने पति के जीवन में मतलब कि नाना जी के जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं की कि वो कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, उनका रहन सहन साहबों की तरह है, अंग्रेज़ों की तरह है। उन्होंने अपने पति के जीवन में कुछ नहीं मतलब टोका टाकी की, लेकिन जो नानी थी वो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से ही जीती थी। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में मतलब अब उनकी नानी जी की ज़िंदगी कैसी थी, एक तो पारंपरिक मतलब पुराने ख्यालों वाली, घरेलू होता है पूरी तरह घर के कार्यों में हर समय लगे रहने वाली, उबाऊ एक तरह से बोरिंग, और खामोश, उसने कभी मतलब अपने पति के सामने यानी कि नाना जी के सामने कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी। तो इस तरह से ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। मतलब कि नानी जी ने नाना जी की तरह कभी जीवन नहीं जिया, चाहे नाना जी साहबों की तरह रहते थे, उनका रहन सहन अंग्रेज़ों की तरह हो गया था, लेकिन नानी जो थी वो अपने तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ज़िंदगी को जीती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। देखिए, जब लेखिका ये सारी बात बता रही हैं उन दिनों जो आज़ादी के लिए आंदोलन जोरों पर थी, तो अब उनकी माँ की शादी एक ऐसे युवक से हुई जिसे मतलब जो आज़ादी के आंदोलन में जिसने हिस्सा लिया था, और इस वजह से अंग्रेज़ों ने उसे ICS के इम्तिहान में बैठने नहीं दिया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा थैला एक नहीं था। पुश्तैनी होता है पूर्वजों का दिया हुआ, कि एक ऐसा युवक जिसके पास पूर्वज मतलब बड़े बुजुर्गों का दिया भी कोई ऐसा कुछ भी मतलब ज़मीन जायदाद कुछ भी उसके हिस्से में नहीं थी। वो केवल एक स्वतंत्रता सेनानी तो ज़रूर था, लेकिन ना तो उसके पास नौकरी थी, ना ही अपने बड़े बुजुर्गों से मिली हुई कोई ज़मीन जायदाद कोई पैसा था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब उनकी माँ की शादी नानी जी के अनुसार एक स्वतंत्रता सेनानी से हो गई। अब उनकी माँ को भी सादा जीवन जीना पड़ा, क्योंकि जो पिताजी थे यानी कि माँ की जब शादी स्वतंत्रता सेनानी से हुई थी, यानी कि पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी के होने के कारण वो सादा जीवन जीते थे, तो माँ को भी सादा जीवन जीना पड़ा और ऊंचे ख्याल रखने पर वो मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। अब स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण खादी के वस्त्र पहनते थे वो, तो माँ को भी खादी की साड़ी पहननी पड़ती और वो इतनी भारी लगती कि उनसे मतलब संभलती नहीं थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश
नहीं की। छींका होता है जैसे कोई मतलब तार वगैरह है जिस पर हम कुछ टांग देते हैं, तो इसमें लेखिका ने ये शब्द अपनी माँ के लिए प्रयोग किए हैं, क्योंकि जो माँ थी वो जैसे तैसे खादी की साड़ी तो पहनती थी, लेकिन वो नाजुक थी कि वो कोई भारी ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकती थी, घर के कार्यों में भी उनकी रुचि नहीं थी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने ही कमरे में व्यतीत करती थी। इसलिए लेखिका ने कहा है कि उनकी सास यानी कि लेखिका की दादी ने ये बातें कही कि और ऐसी उनकी माँ थी और किसी ने भी उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, मतलब वो जैसी थी वैसी ही रही, किसी ने कभी उनको किसी बात के लिए नहीं टोका। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। अब उनकी माँ जो थी वो घर के कार्य भी ज़्यादा नहीं कर पाती थी, ज़्यादा भारी काम भी उससे नहीं होता था, तो अब इसके क्या कारण थे, और किसी ने उसे ऐसा करने के लिए ससुराल में कहा भी नहीं, किसी ने उसे टोका नहीं, किसी ने उसे कुछ नहीं ऐसा कहा कि जो लगे। तो उसके दो कारण, पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। अब जो लेखिका बता रही है कि जो उनकी माँ के ससुराल वाले थे कि वो भी साहबों की तरह ही रहते थे, साहब मतलब अंग्रेज़ों की तरह, और जो उनके नाना थे वो भी पक्के साहब माने जाते थे, मतलब वो भी पूरे अंग्रेज़ों की खातिरदारी वगैरह किया करते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। देखिए, जो हमारा देश था वो अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बनाया हमारे देश को, तो इसमें यही कहा जाता है कि हमारे खुद के लोग जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने ही कुछ ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की चापलूसी किया करते थे, चाहे इसके बदले में उन्हें अंग्रेज़ों से नौकरी मिलती, अंग्रेज़ों से रुपया पैसा मिलता, इसलिए वो अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते रहते। तो लेखिका स्वयं इस बात को कह रही है कि उनके नाना जी भी अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक रहे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। मतलब लेखिका इसमें बता रही है कि जो उसके पिताजी थे, चाहे वो तो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन उनके जो पिता थे मतलब लेखिका के दादाजी, वो साहबी स्वभाव के थे, मतलब अंग्रेज़ों की ही प्रशंसा किया करते थे, तो दबदबा उनका ही चलता था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। अब जो लेखिका कहती है कि उसके जो दादाजी थे वो तो साहब थे ही थे, उनके नाना जी के बारे में भी बताया कि नाना जी भी पक्के साहब थे, और नाना जी ने उस सिर फिरे लड़के मतलब लेखिका के पिताजी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि नौकरी भी नहीं थी, रुपया पैसा कुछ नहीं था, कि उसको अपनी लड़की सौंप दी। भला इससे बड़ी बात क्या होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। अब इसके पीछे क्या था, वैसे तो उनके जो नाना थे वो किसी और अच्छे मतलब परिवार में अपनी लड़की की शादी कर सकते थे, लेकिन अपनी पत्नी की ख्वाहिश इच्छा को पूरा करने के लिए ही उन्होंने ये सारी बात मानी, क्योंकि नानी जी की इच्छा थी कि उनकी लड़की की शादी स्वतंत्रता सेनानी से हो। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। शख्सियत मतलब व्यक्तित्व। तो लेखिका ने इसमें दो कारण बताए थे कि उनकी माँ को घर में ज़्यादा टोका नहीं जाता था कि वो कैसे रहती हैं, काम करे या ना करे। तो इसके ये कारण, पहला कारण जो ये बना कि जो माँ थी वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जो साहबों की मानते थे, मतलब उनके नाना जी वगैरह। और दूसरा कि उसकी अपनी शख्सियत मतलब अपनी पर्सनैलिटी थी या अपना व्यक्तित्व था, अपना स्वभाव था, उनमें खूबसूरती थी, नज़ाकत थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। अब पहला कारण तो यही था कि वो साहबों के परिवार से आई थी। दूसरा कारण था कि वो उनका जो व्यक्तित्व था, या अपना व्यक्तित्व था, अपनी पर्सनैलिटी
वो कैसा था, एक तो वे बहुत खूबसूरत थी, एक नजाकत कोमल थी, और उनकी मतलब दुनियादारी गृहस्थी वगैरह उनको ज़्यादा नहीं आती थी, ईमानदार थी वो, और निष्पक्षता, निष्पक्षता का क्या मतलब होता है, भेदभाव ना करना, कि वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती थी। तो उसके जो ये सारे गुण थे वो किसी परी जात, मतलब ऐसे लगता था कि वो परियों की जाति से मिलती जुलती थी, कि जैसे वो कोई परी हो जिसे ज़्यादा गृहस्थी का ज्ञान नहीं था, वो कोमल थी, खूबसूरत थी, ईमानदार थी, और बिना किसी भेदभाव से सबसे व्यवहार करती थी। तो उसके जो अपने गुण थे ये सारे, इस वजह से उन्हें ससुराल में ज़्यादा टोका नहीं जाता था। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, कि वो देखने से इतनी नाजुक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई उससे ऐसा काम करवाए। कि हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। देखिए, ये मेन पॉइंट है कि चाहे उनकी माँ से कोई बड़ा काम होता नहीं था, चाहे वो किसी ठोस काम को नहीं करती थी, लेकिन अगर घर में कोई भी ऐसा बड़ा काम होता तो उनसे राय जरूर मांगी जाती थी, और अगर उन्होंने कोई सलाह दे दी उसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया भी जाता था। पत्थर की लकीर मतलब जो कह दिया वही होगा। तो उनकी माँ जो थी, चाहे वो घर के काम काज नहीं करती थी, लेकिन फिर भी घर में उनकी राय मांगी जाती थी और उनकी हर बात को पूरी तरह से माना जाता था। तो इस तरह से अब तक लेखिका ने इस पाठ में अपनी नानी के स्वभाव के बारे में, अपने नाना जी के बारे में और अपनी माँ के स्वभाव के बारे में बताया है।